बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं व्याकरण की पुनरावृत्ति करा रही हूँ कक्षा 6 के विद्यार्थियों को। और मैंने आपको शब्द, शब्द और पद, शब्द के भेद यानी शब्द के भेद के आधार, इतनी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी। तो मैं अब आपको, मैंने एक पहला जो आपका था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, मैंने उसको पढ़ा दिया था आपको, तत्सम तद्भव देशज और विदेशी या विदेशज। अब मैं आज जो पढ़ाऊंगी वो है बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर। इसको बनावट भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको पुस्तकों में बनावट लिखा भी मिल सकता है, तो दोनों एक ही चीज है। तो बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कहिए या रचना के आधार पर शब्दों के भेद कहिए, दोनों एक ही है। अब मैं कितने तरह के शब्द होते हैं इसको बताते हुए बताऊंगी कि बनावट के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो ये हुआ आपका बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद कह सकते हैं या बनावट के आधार पर शब्द भेद कह सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? तो रूढ़ शब्द का क्या मतलब है? रूढ़ शब्द का मतलब होता है, पहले तो होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को हम किसी एक निश्चित चीज के लिए बना देते हैं, और अगर उनका खंड करें तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि अगर हम कहते हैं हाथ, हाथ कहते हैं कि यानी ये शब्द, हाथ शब्द जो है इसके लिए रूढ़ हो चुका है, निश्चित हो चुका है कि ये हाथ कहा जाएगा। तो किसी एक ऐसी चीज के लिए कोई एक निश्चित भाव से शब्द जो बन गए हैं और सिर्फ उसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनके खंड करने के बाद उनका कोई अर्थ ना हो। अगर हम हाथ लिख करके हाथ का खंड कर दें, हा, हाथ है तो हा और था, तो हम न इसका अर्थ निकालेंगे न इसका अर्थ निकालेंगे। यानी हाथ शब्द जो है वो आपका रूढ़ हो गया है शब्द के लिए। तो ये रूढ़ बन गया, हाथ शब्द जो हुआ वो मान लिए कि तो ये रूढ़ शब्द कहलाए। पैर है, कुछ भी हो, तो ये शब्द जो होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द, जो शब्द किसी एक खास चीज के लिए ही प्रयोग किए जाते हों और जिनके खंड करने पर उनका कोई सार्थक अर्थ न निकलता हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये आपका इसकी परिभाषा कह सकते हैं, जो मैं बोर्ड पर लिख देती हूं। जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, हाथ, पैर,
दिन, रात, ये सब शब्द जो है रूढ़ शब्द हो गए। तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा हुआ यौगिक शब्द, यानी बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो वो शब्द होते हैं जो किसी एक चीज के लिए निश्चित हो गए कि हम इनको इसी नाम से पुकारेंगे, वो उसी नाम से रूढ़ होके प्रचलित हो गए, और जिनके खंड करने के बाद उनका कोई अर्थ नहीं मिलता, तो उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम किसी दो निश्चित शब्दों को मिलाकर बना देते हैं और उसका एक नया रूप बन जाता है। बहुत बार आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, आप अपनी बातें ग्रामर की या व्याकरण की नहीं जानते होंगे, लेकिन ऊंची कक्षाओं में जो समास होता है वो यही है, योग कर दिया जाता है। कई ऐसे शब्दों को लिखने की सुविधा के आधार पर हम सामासिक पद बनाकर, समस्त पद बनाकर, समास बनाकर प्रयोग करते हैं, तो वो यौगिक शब्द ही होता है जिसमें हम कोई दो शब्दों को जोड़ लेते हैं। तो यौगिक, योग का मतलब ही होता है जोड़ना, और यौगिक मतलब जुड़े हुए शब्द, यानी जो शब्द कोई ऐसे दो शब्द हों जो जुड़ करके एक नए शब्द में परिवर्तित हो जाएं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिखती हूं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांश, दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांश के मेल से जिस नए शब्द की उत्पत्ति होती है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। आ गई बात समझ में? यानी कि जहां पर दो या दो से अधिक शब्द जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हो, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। हम इसको योग से जोड़ लेते हैं, हम जोड़कर एक नए रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं और वो चीज उसी के लिए प्रचलित हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। तो मैं इसके उदाहरण लिखती हूं। उदाहरण है जैसे शब्द आता है जैसे परोपकार। हुआ क्या, इसमें कैसे शब्द है? पर धन उपकार। अब यहां पर इस शब्द ने, इस पर ने शब्द या शब्दांश कहिए मिल करके एक नए शब्द का निर्माण किया और इस शब्द को हम कहेंगे यौगिक शब्द है ये। यानी कोई चीज जोड़कर, दो शब्दों को जोड़कर हमने बनाया है, तो ये यौगिक हो गया। एक और लिखती हूं, शब्द है विद्यालय। शब्द है विद्यालय, विद्या और आलय। अब देखिए, आलय का मतलब होता है घर और विद्या का घर, यानी विद्या का जो घर है उसे हम विद्यालय कहते हैं। अब विद्यालय शब्द जो है दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जिसे हम ये कहेंगे कि ये यौगिक शब्द है। तो देखिए यौगिक हो गया, इसके लिए हमेशा निश्चित है, और विद्यालय एक सूचक हो गया।
कि जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है उसे हम विद्यालय कहते हैं। तो यहाँ पर विद्या का आलय, आलय मतलब घर होता है, तो विद्यालय कहा गया। अब ये यौगिक बन के एक हमेशा हमेशा के लिए एक नया शब्द तैयार हो गया जिसको हम कहते हैं यौगिक शब्द। मैंने बना लिया कि विद्या और आलय, हम विद्यालय, विद्या का घर नहीं पुकारते उसको, बल्कि उसके लिए हम क्या पुकारते हैं हमेशा, विद्यालय। तो ये शब्द हो गया। उसके बाद विद्यार्थी शब्द भी ऐसा ही है। विद्या अर्थी, तो हो गया विद्यार्थी शब्द। तो इतनी बात मैंने आपको समझा दी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपको समझने के लिए। अगर आपको लगता है कि चीजें भूल सकती हैं रिवीजन के समय में, तो आप इसको उतार लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं किनारे हट जाती हूँ। मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आगे के शब्द को शुरू करती हूँ। तो अब मैं आगे लिखूंगी आपका हो गया रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। अब मैं लिखूंगी योग रूढ़ शब्द, ये जो अंत वाला है। तो मैं इसको रब कर रही हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूं। अब शब्द आया योग रूढ़ शब्द। अब देखिए, एक शब्द हमने पढ़ा रूढ़, एक पढ़ा यौगिक। अब ये दोनों को मिलाकर के एक नया शब्द बन गया योग रूढ़। इसका भी अंश है और इसका भी अंश है। यानी कि कोई ऐसा शब्द जो यौगिक रूप में आकर के किसी नए शब्द के लिए रूढ़ हो जाए, कि उसी के लिए पुकारा जा रहा है। अर्थात कोई ऐसा दो शब्द मिलकर के कोई यौगिक शब्द बने और वो किसी एक नए शब्द के लिए हमेशा हमेशा के लिए रूढ़ हो जाए, निश्चित हो जाए, तो उसे हम कहेंगे योग रूढ़ है। यानी ये जो योग रूढ़ है, इसका और इसका मिश्रण बन जाता है, तैयार हो जाता है। तो आपने ये भी देख लिया। तो मैं अब इसको आगे समझाती हूँ योग रूढ़ शब्द आपको। योग रूढ़ शब्द, तो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। योग रूढ़ शब्द पे आ गई हूं। यानी जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनते हो, परंतु शाब्दिक अर्थ से परे किसी विशेष अर्थ को दर्शाने लगते हो। यौगिक तो मैंने पहले ही बताया था, तो मैं इसकी परिभाषा लिख रही हूं कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांशों से मिलकर बने और किसी नए शब्द के लिए रूढ़ हो जाए, किसी नए शब्द के लिए निश्चित हो जाए या रूढ़ हो जाए। मैं निश्चित लिख देती हूं, आप नहीं समझ पाएंगे इसलिए मैं यहां निश्चित लिख देती हूं। किसी एक नए शब्द के लिए निश्चित हो जाए, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे बात समझे आपको?
कि कैसे योग रूढ़ शब्द बना। रूढ़ शब्द मैंने आपको बताया, रूढ़ शब्द का मतलब हुआ क्या कि जब किसी एक चीज के लिए एक निश्चित शब्द हमेशा के लिए बन जाए और खंड करने पे उसका कोई अर्थ ना निकले, वो रूढ़ शब्द हो गया। अब यौगिक शब्द की बात करें तो यौगिक शब्द तो वही सामासिक पद की तरह हुआ कि कोई दो शब्द मिलाकर या दो शब्दांश मिलाकर के एक शब्द बन जाए, जो संधि कहते हैं जिसको, जैसे मैंने यहाँ लिखा था पर और उपकार को मिलाकर परोपकार, विद्या और आलय को मिलाकर विद्यालय। ये यौगिक शब्दों का हो गया जो हमारे हिंदी में भरमार पड़ी हुई है। तीसरा आया योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द का मतलब हुआ कि ऐसे शब्द जो रूढ़ हो जाए लेकिन यौगिक रूप में जुड़ करके, दो शब्द जुड़ करके योग करके नया शब्द बनाया जाए और वो किसी एक शब्द के लिए हमेशा प्रयोग किया जाए, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। अब मैं उदाहरण लिखती हूं यौगिक शब्द का। जैसे शब्द है चिड़ियाघर, उदाहरण है जैसे चिड़ियाघर। आपने बहुत बार ये सुना होगा शब्द चिड़ियाघर। अब देखिए यहाँ पर चिड़िया और घर को मिलाकर ये शब्द बना है। इससे दो शब्द आए हैं, चिड़िया और घर, यानी कि ऐसा घर जो चिड़ियों के रहने की जगह हो। हम कहते हैं ना हम चिड़ियाघर गए थे। चिड़ियाघर कहने के लिए मतलब हो जाता है कि हम उस स्थान पे गए थे जहां तमाम तरह के जीव जंतु हों, लेकिन हम शब्द बनाए हैं उसके लिए चिड़ियाघर। तो अब इस चिड़ियाघर को हम एक रूढ़ बना दिए, योग रूढ़ शब्द है ये, कि एक निश्चित चीज के लिए कि जहां पर जीव जंतु रहते हैं उनके लिए चिड़ियाघर शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ये चिड़ियाघर शब्द जो है योग रूढ़ हो गया। तो हमारे लिए क्या हो गया कि सभी प्रकार के पशु पक्षी रखने का स्थान, मैं इसको योग रूढ़ कैसे माना गया वो लिख दो। सभी प्रकार के पशु पक्षी रखने के स्थान को चिड़ियाघर कहते हैं। अब ये चिड़ियाघर शब्द जो है वो योग रूढ़ हो गया कि हमेशा हम चिड़ियाघर कहते ही समझ भी जाते हैं, और लेकिन उसको हम चिड़ियाघर ही कहते हैं। एक यौगिक शब्द बना के हमने किसी एक चीज के लिए उसको रूढ़ कर दिया, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। एक उदाहरण और दे देती हूं, नीलकंठ शब्द। अब हम एक शब्द कह देते हैं नीलकंठ। शब्द है नीलकंठ। अब देखिए इसमें कौन कौन से शब्द हैं? एक तो नीला, दूसरा है कंठ। अब नीलकंठ दो चीज के लिए हो सकता है, एक नीलकंठ चिड़िया होती है, एक शिव होते हैं। लेकिन हम तो हम नीलकंठ शब्द का प्रयोग शिव के लिए भी करते हैं और नीलकंठ चिड़िया के लिए भी। तो ये भी योग रूढ़ शब्द हो गया कि दो शब्दों को मिलके बना और हम शिव के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आ गया समझ में आपको कि ये बनावट के आधार पे जो शब्द भेद हैं उसको कैसे पहचानते हैं, कैसे करते हैं। तो योग रूढ़ शब्द हो गया ये। तो मैंने आपको बनावट के आधार के शब्दों को बता दिया। अब मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं इसे रब करूंगी। अब मैं आ गई आपके लिए प्रयोग के आधार पर शब्द हुए। अब मैं इसको रब करने चल रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं किनारे हट रही हूँ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिटाने चल रही हूँ। मैं इसको आप समझाऊंगी प्रयोग के आधार पे शब्द। आपने उम्मीद है ले लिया होगा। मैं मिटा रही हूँ।
अब अगला भेद है, शब्द का जो अगला भेद है वो है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के भेद। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के क्या भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक को हम कहते हैं विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरे को कहते हैं अविकारी शब्द। ये प्रयोग के आधार पे हो गया। सबसे पहले मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर बताया था, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। उसके बाद मैंने आपको बनावट के आधार पे बताया। बनावट के आधार पे मैंने आपको बताया रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब मैं आपको समझा रही हूं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, शब्द में ही परिभाषा छिपी होती है। अगर आप ध्यानपूर्वक सब समझें तो इन शब्दों में ही इनकी परिभाषा छिपी होती है। शब्द है विकारी शब्द। विकार का मतलब ही होता है बिगड़ना, यानी कौन सा शब्द कहला रहा है? जिन शब्दों में कोई बदलाव हो वो विकारी हैं। अविकारी यानी जिनमें बदलाव न हो। तो देखिए ध्यानपूर्वक मैं आपको बताती हूँ। विकार का मतलब होता है बिगड़ना। विकार यानी बिगड़ना, यानी जिन शब्दों को किसी भी रूप में हम तोड़ मरोड़ के भाषा के साथ प्रयोग कर लें, यानी वो विकारी शब्द हुए। उनमें कोई ना कोई विकार आ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में जाते हैं, उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द आया, अविकारी, न बिगड़े, यानी जिसमें कोई भी चीज बिगाड़ नहीं होता। तो एक हुआ बिगड़ने वाला शब्द, एक हुआ न बिगड़ने वाला। तो एक को हम कहते हैं विकारी शब्द और दूसरे को कहते हैं अविकारी शब्द। तो यानी कि विकारी शब्द क्या हुआ? जिन शब्दों में आपके लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन होता हो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले मैं विकारी शब्द लिखती हूं, आप भी लिख लीजिए। विकारी शब्द यानी विकारी शब्द वे शब्द हैं जो जिनका प्रयोग लिंग वचन और कारक के कारण विकारी शब्द वे शब्द हैं, वे शब्द हैं जिनका प्रयोग लिंग वचन और कारक के अनुसार तो बच्चों, आपको इतनी बात तो समझ में अवश्य आ गई होगी कि मैंने आपको प्रयोग के आधार पे जो शब्द के भेद बताए, विकारी और विकारी, विकारी अविकारी। यानी विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई विकार उत्पन्न होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो मैं यहाँ पर विकारी शब्द की परिभाषा लिख रही हूं कि विकारी शब्द वे शब्द हैं
जिनका प्रयोग लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे चींटी शब्द को ही ले लीजिए, चींटी। अब चींटी शब्द में क्या है, लिंग के अनुसार अगर इसका परिवर्तन करें तो चींटा हो जाएगा। फिर उसके बाद वचन के अनुसार इसका परिवर्तन करें, ये लिंग के अनुसार परिवर्तन हो गया, देखिए लिंग के अनुसार। फिर अगर वचन के अनुसार करें तो क्या हो जाएगा, चींटियां हो जाएगा, चींटियां। ये हो गया आपका वचन के अनुसार। उसके बाद कारक के अनुसार अगर इसको परिवर्तन करें तो हो जाएगा चींटियों के लिए। चींटियों के लिए, तो इसमें भी कारक लग गया। तो ऐसे देखा जाए तो इसमें परिवर्तन होते हैं। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं वो जान लीजिए। किनमें परिवर्तन होते हैं, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और किनमें परिवर्तन होते हैं, उस पे ध्यान दीजिए। तो संज्ञा विकारी शब्द आप लिख लीजिए, आपको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है। हाँ ठीक है। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी स्थिति में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है आपका, ये विकारी शब्द है। इनमें आपका लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, इसलिए इसे विकारी कहते हैं। अब मैं इसको रब करके अविकारी शब्द आपको समझा देती हूँ। अविकारी शब्द, तो मैं इसको रब करती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट जाती हूँ। हो गया होगा आपका, मैं मिटा देती हूँ और इसको अब आया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, जैसा कि मैंने पहले ही आपको शब्द के बारे में बताया कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन न होता हो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा बोर्ड पे लिखती हूं, आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए कि जिन शब्दों के प्रयोग, जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी शब्द कहते
हैं। आगे बात समझ में, जैसे अगर हम कहें कि लड़का तेज चलता है, फिर लिख दे इसी को, लड़की तेज चलती है। अब देखिए क्रिया में परिवर्तन आया है, लिंग के अनुसार ये लड़का है, संज्ञा है, संज्ञा अगर संज्ञा लड़का है पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की आई, संज्ञा अगर स्त्रीलिंग की है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की लगी। लेकिन इस तेज में दोनों के साथ समान रूप से प्रयोग है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यानी ये क्या है, ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया विशेषण जो होता है अविकारी होता है अव्यय, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि देखिए कैसे परिवर्तन, तो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस आधार पे अगर आप समझेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि विकारी और अविकारी शब्द में क्या अंतर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रयोग के आधार पे जो मैंने दो शब्द पढ़ाए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, उसके पहले मैंने रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ समझाया, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं अविकारी शब्दों के भेद पर आऊंगी जो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, और इसके आगे के हिस्से को मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।